और मेरे क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को देखूँ, तो जो जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं, ज़्यादातर जो प्राइवेट संस्थान हैं, वो मुनाफ़ाखोरी के अड्डे बन चुके हैं। अगर मैं करूँ गवर्नमेंट स्कूलों की बात करूँ, तो सरकारी जो संस्थाएँ हैं, उनका हाल बेहाल है। फिलहाल देखिए, आप गवर्नमेंट स्कूलों में जाएँगे, तो वहाँ के रजिस्टर देखो आप, वहाँ आपको 4-400 एडमिशन मिलेंगे, 400 एडमिशन, 500 एडमिशन, लेकिन सिर्फ़ शिक्षा लेने के लिए 100 बच्चे आ रहे हैं यहाँ पे। भगवान का डर जो है, वो इंसानों के रूप में, इंसानों के दिलों में कुछ इस कदर भर दिया गया है कि जो करता है भगवान करता है। भगवान के अलावा कुछ कोई नहीं करता है। वास्तविकता ये है कि ये जो पंडित पुरोहित है या फिर ये जो साधु संत महात्मा है, ये सब पॉलिटिशियनों के साथ मिले हुए हैं और आस्था के नाम पे लोगों से एक बहुत बड़ी ठगी होती है। आस्था के नाम पे जैसे एक 20 रुपए के कलश के 100 रुपए ले लेते हैं मंदिर में। एक 20 रुपए का कपड़ा, एक 20 रुपए का बांस, 40 रुपए का झंडा का नाम करके उसको 150, 200, 300 रुपए तक की उसकी कीमत वसूल लेते हैं। बहुत ही जल्द श्रीमान आईपीएस किसान साय जी के नेतृत्व में अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ हम एक अभियान भी चला रहे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। उसकी शुरुआत हम बहुत जल्द करने वाले हैं। तो कहना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि आपको राजनीति में अग्रसर होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति आपका सब कुछ तय करती है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आपको पॉलिटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे आस्था के नाम पे पैसे इकट्ठे करके भंडारे कर देते हैं, उसमें लूटा-खोस कर लेते हैं, उसमें घपले हो जाते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कभी आपको देखा है कि पूरा समाज इकट्ठा होकर किसी कोई लाइब्रेरी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, कोई नेता भी हो तो मुझे बता दीजिए आप। अगर भगवे कलर का कोई चोला ओढ़ करके सामने आ जाता है, तो वो वहीं नतमस्तक हो जाता है। फिर वो आगे जानता ही नहीं है, बस वो तो चरणों में गिर जाएगा। चाहे हो सकता है उसमें चोर भी छुपा हो, वो है भी। और वास्तविक जो हिंदू भी है, वो मैंने देखे तो नेपाल के लोगों को देखा मैं, क्योंकि वो लोग वाकई में अंधविश्वास पाखंड नहीं करते हैं। हालांकि वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, लेकिन वो लोग अंधविश्वास पाखंड नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ बोलता हूँ, लेकिन लोग मुझे भगवान के खिलाफ मान लेते हैं। तो ये भी एक, लेकिन गीता अंबानी जी के भी इंटरव्यू सुने हैं, नरेंद्र मोदी जी के भी इंटरव्यू सुने हैं। जब भी वो विदेश में जाते हैं, तो वो एक ही बात कहते हैं, आई केम फ्रॉम इंडिया, द लैंड ऑफ बुद्धा। साथियों, आप सभी को सादर नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डेमोक्रेसी अपडेट। मैं सुनील कुमार कोलिल्या। आज हम एक ऐसे शख्स के पास मौजूद है। इनका गांव भांकरी है और विजय कुमार राठी जी इनका नाम है। ये लगातार हम देख रहे हैं कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनकी पहचान है लोकल लेवल पे। और आज इन पे खास मुलाकात छाहे के तौर पे एक चर्चा करेंगे। अ, सबसे पहले तो जो है आप लगातार हम देख रहे हैं कि आप लगातार एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, समाज के तौर पे या फिर किसी सोशल मुद्दा हो। तो ये जो आपकी जो प्रेरणा है, ये कहाँ से शुरू होती है, ये बताइए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का हार्दिक धन्यवाद व अभिनंदन करता हूँ। और जैसे कि आपने जो बात की कि ये जो समाज सेवा की प्रेरणा जो आपने कहाँ से ली, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊँ, तो मैं बाय प्रोफ़ेशन तो एक टीचर हूँ, लेकिन आज से लगभग 7 साल पहले बड़े भाई मुकुल सिंह जी खीचड़ के साथ मिलकर उनके द्वारा ग्रुप 31-21 की एक ब्रांच हमने पाउटा में डाली थी, जिससे लेकर हम ही सभी साथी, युवा साथी जितने भी मेरे साथ के युवा साथी थे, हम सब मिलकर के और समाज सेवा का कार्य हम लगभग 6 से 7 साल से करते आ रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना यही है कि जब तक हमारी शिक्षा का कोई महत्व नहीं होता, जब तक हमारा जीवन किसी दूसरे के काम नहीं आ जाता, किसी दूसरे व्यक्तियों के सहायता में अगर हमारा जीवन नहीं आता, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म तो मैं मानवता धर्म को मानता हूँ। मानवता से बड़ा मेरे हिसाब से कोई धर्म नहीं है और हमारा धर्म यही है कि हमें मानव की हमें यहाँ पे मदद करनी चाहिए। मानवता का हमें ध्यान रख के और मानवता के राह पर चल के हमें लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। अभी जो हमने देखा कि जो प्राइवेट और सरकारी स्कूल्स के रिजल्ट को लेकर के, तो इस पे आप प्रमुख रूप से आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो अभी सत्र का जो परिणाम आया, उसमें जो उत्तीर्ण छात्र हुए हैं, उनके और उनके अभिभावकों को मैं मेरी ओर से शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ व उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही जो स्टूडेंट, जो विद्यार्थी, जो छात्र-छात्राएँ अपना जिस टारगेट को लेके चले थे और वो टारगेट जो अचीव करने में वो असफल रहे, तो उनको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सफलता, असफलता हमारे जीवन की सीढ़ियाँ हैं। ये निरंतर ये चीज़ें चलती रहती है, तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। उनको और अधिक थोड़ी-सी मेहनत करके अच्छे से और उनको आगे भी उनको सफलता मिलेगी। अगर वो मेहनत करेंगे, उसके प्रारूप में उनको सफलता ज़रूर मिलेगी, निश्चित तौर पे मिलेगी।
क्योंकि हार्ड वर्क इज़ ओनली द की ऑफ सक्सेस। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सफलता के लिए हमें हार्ड वर्क ज़रूरी है, कठिन मेहनत, परिश्रम करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दूसरी बात, आपने अगर बात चर्चा की है शिक्षा व्यवस्था को लेकर, तो मैं मेरे ये क्षेत्र बात में मेरे दिमाग में इसलिए आई क्योंकि आप खुद शिक्षा से जुड़े हुए हैं और इस वजह से मैंने आपको ये प्रश्न पूछा। जी, बिल्कुल, मैं प्राइवेट संस्थानों में मैं पढ़ाने का काम करता हूँ और लगभग 3 से 4 साल मैंने इस फ़ील्ड में व्यतीत कर दिए हैं। तो कहीं न कहीं मैं अगर आपको शिक्षा व्यवस्था पे अगर मैं ज़ोर डालूँ और मेरे क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को देखूँ, तो जो जितने भी प्राइवेट संस्थान हैं, ज़्यादातर जो प्राइवेट संस्थान हैं, वो मुनाफ़ाखोरी के अड्डे बन चुके हैं आज के टाइम पे। हुँ, किसान वर्ग, मज़दूर वर्ग के जो अभिभावक हैं, उनसे शिक्षा के नाम पे महँगी फ़ीस ऐंठी जाती है और और भी अन्य क्रियाकलापों के नाम पर यहाँ के प्राइवेट संस्थानों ने लूटा-खुशी मचा रखी है, जो कि एक बहुत ही दर्दनाक चीज़ है। ये बहुत ही विडंबना है कि ऐसा शिक्षा जगत में हो रहा है, क्योंकि शिक्षा सफलता की कुंजी होती है, शिक्षा ही हमारा जीवन है। हुँ, लेकिन आजकल जो शिक्षा है वो बिज़नेस के तौर पे देखे जाने लग गई हुँ, है। शिक्षण संस्थाएँ हैं, ये मुनाफ़ाखोरी हो गई है आज के टाइम पे और उसके बदौलत शिक्षा पैसा लेकर भी वो अच्छे से शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं यहाँ के हुँ, बालकों को। क्योंकि उसकी अगर मैं बात करूँ आपको, तो मैं आपको बता दूँ कि प्राइवेट संस्थानों में एक तो बहुत ज़्यादा फ़ीस कर रखी है। उसके अलावा भी मैं बात करूँ, तो अगर आप देखोगे तो जो ज़्यादातर स्कूल्स हैं वो एक्चुअल रिज़ल्ट, वास्तविक जो परिणाम है वो घोषित नहीं करती है, वो नहीं दिखाती है। हालाँकि मैं इन चीज़ों का मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव है, क्योंकि मैं शिक्षण संस्थाओं में काम करता हूँ, कि कैसे आपके बच्चों को अंधेरे में रखा जाता है। हुँ, आपके बच्चों को नंबर बढ़ा कर के हुँ, 100 में से जैसे एक बच्चे के अगर 60 नंबर आते हैं, 60 नंबर वो हासिल करता है, तो एडमिशन के लालच के कारण जो प्राइवेट संस्थान के लोग हैं, जो निदेशक हैं, वो उन्होंने एक ऐसा षड्यंत्र रचा है कि एडमिशन बचाने के लिए वो बच्चों के मार्क्स इंक्रीज़ करते हैं, नंबर बढ़ा के अपने यथावत उनको एडमिशन रखना चाहते हैं अपने स्कूलों में, जबकि रियलिटी कुछ और होती है, क्योंकि यहाँ का ज़्यादातर अभिभावक इतने पढ़े लिखे नहीं है, हुँ। क्यों तो वो बच्चों की नोटबुक्स वगैरह तो देखते नहीं है। यही प्रश्न मैं पूछने वाला था क्योंकि इस नंबर्स के चक्कर में जो हम देखते हैं कि ग्रामीण परिवेश में जो माँ-बाप होते हैं, पहली बात उनको इतनी जानकारी होती नहीं है और इस झांसे में फँस कर कि वो मतलब अपने बच्चों को बाहर संस्थान में तैयारी करने के लिए भेज देते हैं, केवल मार्क्स देख कर के, जबकि उसके पीछे सच्चाई कुछ और है जैसा कि आप बता रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल, मैं तो सभी अभिभावकों को कहना चाह रहा हूँ कि आपके बच्चों के अच्छे अंक आ रहे हैं, हुँ, जबकि ये वास्तविकता नहीं है। हुँ, वास्तविकता की अगर हम बात करें, तो मैं आपको बता दूँ कि बिल्कुल सब बच्चों के साथ छल-कपट हो रहा है। ये विद्यार्थी जीवन को एक अंधकार में ले जाने की ओर ये इशारा करता है। हुँ, इसलिए मैं सब अभिभावकों को कहता हूँ कि जब भी आपके बच्चे का टेस्ट हो, एग्ज़ाम हो, तो आप सिर्फ़ मार्क्स मत देखिए कि हुँ, हमारे बच्चे ने कितने अंक प्राप्त किए। ये सबसे बड़ी बात। आपको कॉपी देखनी चाहिए कि क्या एक टीचर सही से कॉपी भी चेक कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, हुँ, या फिर आपको अंधेरे में रख के आपके बच्चों के नंबर बढ़ाकर आपको सिर्फ एक खुशी दे रहे हैं, मात्र एक औपचारिकता वाली खुशी दे रहे हैं। तो मैं आपको से के मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये आग्रह करना चाहता हूँ, मेरे क्षेत्र के सभी अभिभावकों से मैं ये आग्रह करता हूँ कि अब आपको अपने बच्चों की शिक्षा को लेके बहुत जागरूक होने की आवश्यकता है। सजग हो जाइए, क्योंकि आज शिक्षा संस्थान बिज़नेसमैन के तौर पे काम कर रहे हैं। हुँ, ज़्यादातर बिज़नेसमैनों ने स्कूलें डाल रही है और वो जो चीज़ें हैं, ये जो मैं देखता हूँ, तो मेरा तो मन बहुत व्यतीत होता है कि ये बच्चों के भविष्य के साथ छल-कपट हो रहा है, उनके भविष्य को अंधकार में जो रखने का काम हो रहा है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसलिए मैं सभी अभिभावकों को कहता हूँ कि आप पैसा देके अपने बच्चों को शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं, फिर भी आपके बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रही है, तो आपको इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। हुँ, दूसरी बात अगर मैं करूँ, गवर्नमेंट स्कूलों की बात करूँ, हुँ, तो सरकारी जो संस्थाएँ हैं, उनका हाल बेहाल है, हुँ, फिलहाल के टाइम पे। क्योंकि ये मैं आपको सिर्फ़ औपचारिकता के रूप में नहीं कर रहा हूँ, मैं एविडेंस के साथ में, तथ्यों के साथ में आपको बता रहा हूँ। अब देखिए, आप गवर्नमेंट स्कूलों में जाएँगे, तो वहाँ के रजिस्टर देखो आप। वहाँ आपको 4-400 एडमिशन मिलेंगे। हुँ, 400 एडमिशन, 500 एडमिशन, लेकिन सिर्फ़ शिक्षा लेने के लिए 100 बच्चे आ रहे हैं आपके। हुँ।
तो ये कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा आघात हो रहा है। हुँ। क्योंकि एक एक गवर्नमेंट टीचर तो एक प्राइवेट टीचर से बहुत ज़्यादा सैलरी लेता है, हुँ। बहुत ज़्यादा तनख्वाह भी लेता है और जो हम देखिए एक जो टीचर होता है, एक जो शिक्षक होता है, उसका राष्ट्र निर्माण का काम होता हुँ। है। लेकिन अभी के टाइम की अगर मैं बात करूँ शिक्षा व्यवस्था पे हम चर्चा कर रहे हैं तो हुँ। प्राइवेट संस्थानों में तो मुनाफाखोरी का अड्डा बन ही चुका है। हुँ, हुँ। अब आदमी की व्यक्ति की आस होती है गवर्नमेंट स्कूलों पे। हुँ। जो मजदूर वर्ग है, किसान वर्ग है, जिनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सके, तो वो अपने बच्चों को फिर गवर्नमेंट स्कूलों में भेजते हैं। लेकिन गवर्नमेंट स्कूलों में आप देखोगे कि जनरली 6 सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चे हैं क्योंकि मैं तो एक शिक्षक हूँ, तो मैं कई बारी गवर्नमेंट स्कूलों के बच्चों को बुला लेता हूँ, बिठा लेता हूँ अपने पास में, उनकी नोटबुक वगैरह देखने लग जाता हूँ। तो ये बड़ी विडंबना मेरे सामने आती है कि 6 सब्जेक्टों में से मात्र किसी बच्चे के पास 2 सब्जेक्ट की नोटबुक मिलेंगी, किसी बच्चे के पास 1 सब्जेक्ट की नोट तो बच्चे जब विषय की कॉपियाँ ही नहीं डाल रहे, हुँ। जब तक सब्जेक्ट की नोटबुक ही नहीं डाल रहे बच्चे, तो बच्चे कैसे पढ़ाई कर सकते हैं? और जो गवर्नमेंट टीचर है वो ज़्यादा विशेष ध्यान नहीं दे रहे, हुँ। क्योंकि उनके खुद उनको ये एहसास नहीं है, क्योंकि उनके खुद के बच्चे तो प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ते हुँ। हैं, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो खुद अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं पढ़ा रहे। गवर्नमेंट स्कूलों में किसके बच्चे जाएंगे? क्या तो किसी मजदूर का बच्चा जाएगा, क्या किसी किसान वर्ग का बच्चा जाएगा। तो मैं कहने का मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि प्राइवेट संस्थानों में भी आज के टाइम पे तो बहुत हाल बेहाल है। हुँ। 400 एडमिशन आपको सिर्फ रजिस्टर में देखने को मिलेंगे। मात्र 100 बच्चे वहाँ पे एजुकेशन लेने आ रहे हैं और बाकी भी आप क्रियाकलाप देख लो, आप चाहे खेल में देख लो, तो खेल में भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस निभा नहीं रहे हैं यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल्स। और लगातार मैं देख रहा हूँ कि जो जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, वैसी शिक्षा शायद यहाँ के बच्चों को नहीं मिल रही है। हुँ। और ये एक बहुत बड़ी विडंबना है जो हम सबके सामने है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ये आह्वान भी करना चाहता हूँ कि ना सिर्फ आपको बल्कि सभी मीडिया के दीनबंधुओं को इसके प्रति सजग होना चाहिए। हुँ। और हमारे जो गरीब किसान वर्ग के, मजदूर वर्ग के बच्चे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, उनको वास्तविक शिक्षा की प्रणाली अपनाने के लिए हमें उनका योगदान करना चाहिए। और हमें ये जा के अब हमें मॉनिटरिंग करनी चाहिए हर एक गवर्नमेंट स्कूल में कि कैसा उनका व्यवस्था है, कैसी उनकी व्यवस्था नहीं है। तो इस व्यवस्था में शायद सुधार की कहीं न कहीं आवश्यकता है। हुँ। शिक्षा से मुझे याद आया विजय भाई कि अभी हम देख रहे हैं कि देश में शिक्षा जो है वो होने के बावजूद भी लगातार जो है पाखंड है, अंधविश्वास के नाम पर एक मैं ये मानता हूँ कि बहुत एजुकेटेड पर्सन यहाँ तक कि पीएचडी किया हुआ आदमी भी इन सभी चीज़ों के जाल में फँस जाता है। तो ये एक देश की मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी समस्या है। तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे कि हम देखते हैं कि मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ी शिक्षा तो यही ज़रूरी है कि हम अंधविश्वास और पाखंड से छुटकारा पाएँ। इसके बारे में आपकी क्या राय है? जी, बिल्कुल, ये चीज़ साफ़ तौर पे ज़ाहिर हो रही है कि आज के समय भगवान का डर जो है वो इंसानों के रूप में, इंसानों के दिलों में कुछ इस कदर भर दिया गया है हुँ। कि जो करता है भगवान करता है। हुँ। भगवान के अलावा कुछ कोई नहीं करता है। हुँ। तो ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ़ ये जो मनुवादी लोग हैं, ये जो पंडित पुरोहितों ने इस हिंदुत्व की कौम की तो ये मान लो दुर्दशा कर दी है, हुँ। बेकार कर दी है। हुँ। इसकी पूरी जान निकाल दी है ये भगवान का डर बिठा-बिठा के। हुँ। जबकि वास्तविकता ये है कि ये जो पंडित पुरोहित है या फिर ये जो साधु संत महात्मा हैं, ये सब पॉलिटिशियनों के साथ मिले हुए हैं। हुँ। और आस्था के नाम पे लोगों से एक बहुत बड़ी ठगी होती है। हुँ। आप देख लीजिए, आप जब हमारे यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में हैं, तो यहाँ पे भंडारे भी होते रहते हैं, कलश यात्रा भी होती रहती है। तो आस्था के नाम पे जैसे एक ₹20 के कलश के ₹100 ले लेते हैं मंदिर में। हुँ। एक ₹20 का कपड़ा, एक ₹20 का बाँस, ₹40 का झंडा का नाम करके उसको 150, 200, ₹300 तक की उसकी कीमत वसूल लेते हैं। बहुत बड़े स्तर पे ठगी का काम किया जा रहा जी, बिल्कुल। है। हुँ। ये आस्था के नाम पे लूट मचा रखी है इन्होंने। हुँ। और मैं तो यही कहता हूँ कि देखिए शिक्षित आदमी जो होगा, जिसने वास्तविकता में शिक्षा ग्रहण की है, वो हुँ। कभी भी अंधविश्वास, पाखंड, तंत्र-मंत्र ऐसी बातों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करेगा। हुँ। लेकिन विडंबना ये है कि जो संवैधानिक पदों पे बैठे हुए हैं, राजनीतिक बड़े-बड़े पदों पे लोग जो बैठे हुए हैं, वो ही जब ऐसी बातें करेंगे, तो फिर जनता के लिए क्या मैसेज जाएगा? हुँ। जनता के लिए तो यही संदेश जाएगा। लेकिन मेरा मानना यही है और बहुत ही जल्द
श्रीमान आईपीएस किसान साय जी की नेतृत्व में अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ हम एक अभियान भी चला रहे हैं हमारे ग्रामीण क्षेत्र में। उसकी शुरुआत हम बहुत जल्द करने वाले हैं। तो मेरा सिर्फ काम यही है कि मेरी जो शिक्षा है वो उसको मैं उपयोग करके अंधविश्वास और पाखंड को मिटाने का हमें काम करना चाहिए। और इसमें मुझे लगता है कि सभी युवा पीढ़ी को, तो विशेषकर युवा पीढ़ी को इसमें हमारा साथ देना चाहिए। क्योंकि अगर हम पिछड़े हुए हैं, अगर हम गरीब हैं, हमारा शोषण होता है, तो उसका सबसे बड़ा कारण है वो अंधविश्वास और पाखंड ही है। जब तक हम अंधविश्वास और पाखंड से निजात नहीं पाएंगे, जब तक हम शिक्षा को महत्व नहीं देंगे, शिक्षा प्रणाली वास्तविक अच्छी शिक्षा प्रणाली नहीं अपनाएंगे, शिक्षित नहीं होंगे, क्योंकि विकसित होने का एक ही रास्ता है कि जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम विकसित नहीं हो सकते। तो शायद कहीं न कहीं मैं सिर्फ़ यही कहना चाहता हूँ कि अंधविश्वास, पाखंड ये जो सब है, ये पंडित पुरोहितों ने अपने स्वार्थ के लिए बना रखा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तंत्र मंत्र में आप कितना विश्वास करते हैं? जी देखिए, तंत्र मंत्र में मैं बिल्कुल 1 भी % विश्वास नहीं करता हूँ। और मैं ही नहीं, शायद जो भी व्यक्ति शिक्षा से जुड़ा हुआ है या शिक्षित व्यक्ति है, वो कभी भी ऐसी बातें नहीं करेगा। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो वो कहीं न कहीं अंधविश्वास और पाखंड को बढ़ावा देने का काम कर रहा है, जो कि सरासर ये बहुत गलत चीज़ है। ये मान लो कि समाज को ये अंधकार में ले जाने लायक चीज़ है। तो शायद मेरा तो यही मानना है कि अंधविश्वास और पाखंड से हमें निजात लेनी चाहिए। इसके तौर पे हम अभियान भी जारी करेंगे, लोगों को जागरूक भी करेंगे, क्योंकि शिक्षा के अभाव के कारण ये सब कुछ हो रहा है। क्योंकि अंधविश्वास, पाखंड फैल रहा है तो ये शिक्षा के अभाव के कारण हो रहा है। क्योंकि हिंदू धर्म की अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा जो अंधविश्वास, पाखंड है वो हिंदू धर्म में है। ये बहुत विडंबना की बात है, लेकिन ये ट्रुथ है कि सबसे ज़्यादा अंधविश्वास, पाखंड है वो हिंदू धर्म में है। लेकिन क्योंकि हिंदू धर्म की जान निकाल दी है पाखंड अंधविश्वास को फैला करके। लेकिन धीरे-धीरे युवा पीढ़ी जागरूक हो रही है और समाज में पढ़े लिखे लोगों धीरे-धीरे जैसे-जैसे बढ़ रहे हैं, राजनीति में भी पढ़े लिखे लोग अग्रसर हो रहे हैं। और मैं तो कहना चाहता हूँ कि युवा पीढ़ी से कहना चाहता हूँ कि आपको राजनीति में अग्रसर होना भी चाहिए, क्योंकि राजनीति आपका सब कुछ तय करती है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि आपको पॉलिटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी इसमें मैं होती है। थोड़ा बाद में आऊँगा। इससे पहले हम देखते हैं कि जब कोई पाखंड के खिलाफ बोलता है, अंधविश्वास के खिलाफ बोलता है तो लोग ये समझते हैं कि ये हिंदू धर्म के विरोधी हैं। ऐसा मतलब डॉक्टर अंबेडकर को भी यही कहा गया, जबकि मैं ये मानता हूँ कि वो हिंदू धर्म के सबसे बड़े सुधारक के रूप में थे, एक तरीके से देखा जाए तो। क्योंकि कमियों पे प्रहार करना मैं ये मानता हूँ कि एक तरीके से सुधार की श्रेणी में आता है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ बोलना, क्या ये हिंदू धर्म की आलोचना करना है? देखिए, इस पे मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, पर मैं मेरे तजुर्बे से बताता हूँ कि हिंदुस्तान में इतने बाबा हुए, हुँ, लेकिन मात्र एक ही बाबा थे, वो थे हमारे बाबा साहेब, हुँ, जिन्होंने इस अंधविश्वास, पाखंड को कम करने का काम किया, ख़त्म करने के लिए उन्होंने मुहिम भी चलाई। हुँ, और उन्होंने ही, सिर्फ़ बाबा साहेब के अलावा किसी भी बाबा ने हुँ, हिंदू जगत में तो किसी ने भी फ़ायदा नहीं पहुँचाया है, हुँ, या किसी समाज को आगे बढ़ाने का काम किया हो, तो सिर्फ़ हमारे बाबा साहेब ही एक ऐसे बाबा थे, वही एक वास्तविक बाबा है जिन्होंने देश हित में काम किया, राष्ट्र निर्माण का काम किया। और हम सब भी बाबा साहेब के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, इसलिए हम भी ये अंधविश्वास, पाखंड का पुरजोर विरोध करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और इसे ख़त्म करने का हम यहाँ काम करेंगे। जैसे भाई हम देख रहे हैं कि लगातार हर दिन कोई ना कोई बाबा लॉन्च हो जाता है मार्केट में। आस्था के नाम पे, भगवान के नाम पे, कोई हस्तरेखा के नाम पे। इसमें कितनी क्या सच्चाई है? देखिए, ये टोटली फ्रॉड चीज़ें हैं। हुँ, आज की जो फ़िलहाल की जो सरकार है, उसने 400-500 बाबा जी टेलीविज़न पे छोड़ दिए हैं, हुँ। 4-5 हज़ार बाबा जी धरातल पे छोड़ दिए हैं। स्टार प्रचारक के रूप में। हाँ जी, बिल्कुल स्टार प्रचारक के रूप में ही आप उनको मान लीजिए, क्योंकि उनको नॉलेज भी नहीं है। हुँ, उनको नॉलेज भी नहीं है, वो सारे दिन अंधविश्वास, पाखंड फैलाने का काम करते हैं। हुँ, ये सब सारे बाबा जी सरकारों के साथ में मिले हुए हैं। हुँ, इसलिए मैं सिर्फ़ यही कहना चाहता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग आते हैं, यहाँ ये और भी बड़ी दुविधा है। आप देखते हो यहाँ की जनता से पैसे, आस्था के नाम पे पैसे इकट्ठे करके भंडारे कर देते हैं, उसमें लूटा-खोस कर लेते हैं, उसमें घपले हो जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि कभी आपको देखा है कि पूरा समाज इकट्ठा होके कोई लाइब्रेरी के लिए पैसे इकट्ठा कर रहा हो? हुँ, कोई नेता भी हो तो मुझे बता दीजिए आप।
तो मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये एक राजनीति का पार्ट है, लोगों को अंधविश्वास पाखंड में धकेल करके उन्हें अशिक्षित बनाने का काम कर रहे हैं ताकि वो सवाल ना कर सके। भोले भाले लोगों को ये बाबा कहते हैं कि ये सब एक तरीके से मोह माया है, लेकिन हाँ, जब हम देखते हैं कि उन्हीं की फीस, उनकी कथाओं की फीस लाखों और वो करोड़ों में होती है उनका खर्चा, और खुद जो है एसी गाड़ी में बैठ कर के आते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वो जनता को तो कहते हैं मोह माया से दूर रहो, हुँ। जबकि उनका खुद का मकसद होता है माया कमाने का। हुँ। तो ये सिर्फ़ जनता के लिए वो ये बातें रखते हैं, जनता को भोली-भाली जनता है, उसको बहला-फुसला देते हैं ताकि वो जनता सरकार के खिलाफ़ या फिर जो क सरकारी जो काम होते हैं या उनके साथ जो अत्याचार हो, उनके खिलाफ़ वो आवाज़ ना उठाए, हुँ। इसलिए वो इनको ये इन चीज़ों में उलझाए रखते हैं। हुँ। बाकी कुछ नहीं है, तो मैं यही कह रहा हूँ, हाँ, इसमें इन चीज़ों में समय ज़रूर लगेगा, लेकिन ज़रूर बदलाव आएगा, ये हमारा विश्वास कहता है, क्योंकि हम निकल पड़े हैं इस मुहिम पे कि हम अंधविश्वास और पाखंड मिटाने का हम काम करेंगे। लेकिन मैं आपको ये कहता हूँ कि आप भी मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि अब लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। इन चीज़ों में ना ही पड़े तो बेहतर है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये जो अंधविश्वास पाखंड जो फैला रहे हैं, ये लोग सरकारों के साथ मिले हुए हैं। सरकार ये सिर्फ पैसा इकट्ठा करते हैं, खुद का जीवन यापन करने के लिए पैसा कमाते हैं और इन्हें कोई लेना देना नहीं है। वास्तविक लोग ऐसा कभी नहीं करते हैं। वास्तविक जो महंत देखोगे ना, तो उन्हें सोशल मीडिया से मतलब है। आजकल एक चीज़ और चल रही है, आपको बता दूं मैं कि राजनीतिक जो लोग हैं, नेता लोग तो धर्म पे बोल रहे हैं, और जो ये जो धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, ये लोग राजनीति में आ गए उल्टा हैं। हो रहा है। बिल्कुल उल्टा हो रहा है। आप देख लीजिए आप, मतलब यहाँ का जो युवा वर्ग है या फिर यहाँ के लोग हैं, उनमें इतना भगवान का डर बैठा दिया कि अगर कोई व्यक्ति अगर भगवे कलर का कोई चोला ओढ़ करके सामने आ जाता है, तो वो वहीं नतमस्तक हो जाता है। फिर वो आगे जानता ही नहीं है, बस वो तो चरणों में गिर जाएगा। चाहे हो सकता है उसमें चोर भी छुपा हो, और है भी। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर ये जनता बाबा जी, ढोंगी, पाखंडियों के पास जाना बंद कर दे, इन साधु महंत जो ये भगवा रूप में छिपे बैठे हैं, ये साधु महंत नहीं है, इनमें ज़्यादातर आपको चोर मिलेंगे, क्रिमिनल मिलेंगे। और अगर जनता इनके पास में जाना बंद कर दे, तो मैं आपको बता रहा हूँ, विदिन 6 मंथ, 6 महीने के भीतर भीतर ये सब लोग होटलों पे काम करने, ढाबों पे काम करने, बर्तन मांजने के पे मजबूर हो जाएंगे। तो मैं आपको सिर्फ यही बता रहा हूँ कि ये पाखंड अंधविश्वास जो फैला रही है, ये इसमें कहीं न कहीं सरकार का भी हाथ है। लेकिन हमें, युवा पीढ़ी है, हमारी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि हमारी शिक्षा को हम फैलाएँ, लोगों को जागरूक करें और अंधविश्वास पाखंड